है। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने अमृत होरो को गिरफ्तार किया है। जमाकेला गांव से गिरफ्तार हुआ है। ये शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। अमृत पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां PLFI का कुख्यात अमृत होरो गिरफ्तार किया गया। रांची पुलिस ने अमृत होरो को गिरफ्तार किया है। जमाकेल गांव से गिरफ्तार किया गया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये गया था। अमृत पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। तो इस पर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शादी समारोह में ये शामिल होने के लिए गया था। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या शादी समारोह में शामिल होने की सूचना पहले से पुलिस को मिल चुकी थी और ये वहां पर पहुंचा था? जी बिल्कुल। जो अमृत होरो है वर्तमान में PLFI को पूरी तरह से ऑपरेट जो है वो अमृत होरो ही कर रहा था और इसकी जानकारी पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। न सिर्फ रांची बल्कि खूंटी में भी इसके ऊपर कई कांड दर्ज थे। बता दें कि एक शादी समारोह में शामिल होने की जानकारी जो है वो पुलिस को गुप्त सूचना की मिलती है। उसके बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए एक QRT टीम का बनाया जाता है, जिसके बाद आरोपी को शादी समारोह में शामिल होने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। बता दें कि इसके गिरफ्तार होने के बाद अब PLFI की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी आपराधिक नापाक मंसूबे हैं, उन पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि अमृत होरो ही वर्तमान में पूरी तरह से PLFI को संगठित कर इस पूरे गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। तो दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो PLFI की अब पूरी तरह से कमर टूट चुकी है, क्योंकि दिनेश गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद से लगातार अमृत होरो गैंग को ऑपरेट कर रहा था और लगातार रंगदारी, हत्या, लूट जैसी वारदातों को भी अंजाम दे रहा था। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। सिमडेगा से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां सहयोग विलेज से फरार हुए 2 बच्चियां बरामद की गई हैं। सिमडेगा पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। 19 मई को फरार हो गई थी लड़की। आपको बता दें कि बरामद कर चाइल्ड लाइन को सौंपा गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सिमडेगा से आ रही है। सहयोग विलेज से फरार हुई 2 बच्चियां बरामद कर ली गई है। सिमडेगा पुलिस ने सकुशल दोनों बच्चियों को बरामद किया। 19 मई को फरार हुई थी ये दोनों बच्चियां, जिन्हें सकुशल बरामद कर लिया गया है। सहयोग विलेज से 2 बच्चियां 19/5 को चली गई थी। इस संबंध में सिमडेगा थाना में कांड दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार बरामद कर दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। जामताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र के आगैया गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक 10 साल की बच्ची गोबर से लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। देखिए, चपेट में आने से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची गोबर डलवाने खेत में गई हुई थी, तभी गोबर से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और बच्ची को चपेट में ले लिया, जिसके बाद बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया है। ये तस्वीर भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसके बाद तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। 10 साल की ये बच्ची थी जिसकी दर्दनाक मौत हुई है। गोबर से लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। तो इलाके में इसे लेकर के देखिए अफरा तफरी मच गई है। गोबर से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिस वजह से बच्ची उसकी चपेट में आ गई। देखिए, हजारीबाग से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां के सबसे बड़े अस्पताल शेख बिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। करोड़ों रुपए का बजट, बड़े बड़े जनरेटर और सोलर सिस्टम होने के बाद भी अस्पताल में बिजली कटते ही मरीज गर्मी में तड़पने लगते हैं। देखिए, भीषण गर्मी में मरीजों के लिए अस्पताल में पंखे तक नहीं लगाए गए।
मरीज घर से टेबल फैन लेकर के इस भीषण गर्मी से लड़ने को मजबूर हैं। मरीजों के परिजनों का यह भी आरोप है कि एक वार्ड में 14 से 15 बेड लगाए गए हैं, वहां केवल 2 या 3 सीलिंग फैन हैं, जिसमें से कई खराब हैं। सोचिए किस स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था है। जिस स्वास्थ्य व्यवस्था के पुख्ता होने के दावे इरफान अंसारी करते हैं, वहां पर इतनी भीषण गर्मी में जहां 15 बेड हैं, वहां पर सिर्फ 2 या 3 फैन हैं और उसमें भी खराब है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अपने घर से पंखा लाने को मजबूर हैं। टेबल फैन लेकर के लोग खुद आ रहे हैं हॉस्पिटल में और लोगों ने ये शिकायत भी की है कि यहाँ की व्यवस्था बदहाल है। और खुद यहाँ पे पंखा सीलिंग फैन भी नहीं है, खुद का हमको खुद अपना पंखा खरीदना पड़ा, टेबल फैन। दिक्कत तो है। अभी खुद को पेशेंट जो है रात रात भर खुद पंखा चलाना पड़ रहा है, जहाँ पे पंखा जिसको नहीं है। गर्मी भी है, गर्मी बहुत ज्यादा है। पंखा नहीं लगा है? नहीं, पंखा लगा हुआ पर मतलब कोई काम का नहीं है, पंखा बेकाम का है। कितना बेड पर दिया है पंखा? कम से कम एक हॉल में 5 पंखा है सिर्फ। बेड तो है 2, 4, 6, 12-13 को बेड है सर। 14 बेड है, 14। हाँ सर, हालत तो सब देख रहे हैं आप। क्या क्या है? पंखा सिर्फ है और क्या है? कुछ नहीं। इतना 14-15 बेड है, उसमें से 5 पंखा मात्र लगा हुआ है और वो भी लाइन आ रहा है जा रहा है। गर्मी से हम लोग परेशान हैं। सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं कहीं से भी डीजल ला के, अगर लाइट कटता है तो जनरेटर लगाने का, जो भी पंखा खराब है उसको जल्द से जल्द ठीक कराने का, जहाँ एसी काम नहीं कर रहा है उस एसी को चेंज कराने के लिए सब प्रयासरत हैं। था पहले इंस्टॉल, लेकिन वो खराब हो गया है। अभी बोला गया है, ऊपर लिखा गया है, सर एसीएस सर का भी जब विजिट हुआ था तो उसमें भी सोलर लगाने का प्रस्ताव दिया गया था सर को। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अब कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ कागजों पर ही ये पूरे वादे होते हैं। इरफान अंसारी कई वादे करते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कि व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था नजर नहीं आती। करोड़ों खर्च के बाद भी व्यवस्था बदहाल आखिर क्यों है? क्यों मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है? अस्पताल में पंखे की क्यों नहीं है व्यवस्था? ये कुछ ऐसे सवाल जो अब खड़े हो रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। चलिए सिमडेगा से आपको इस वक्त की एक और खबर बताते हैं। सिमडेगा में 108 एम्बुलेंस सेवा की हालत खस्ता नजर आ रही है। जिले में कुल 13 एम्बुलेंस है, जिनमें से 9 एम्बुलेंस बिल्कुल डेड पड़ी हुई है और इनकी हालत ऐसी है कि ये हिल भी नहीं सकती। बची हुई 4 एम्बुलेंस की भी स्थिति ऐसी ही है, कभी भी रास्ते में खड़ी हो जाए। सरकार ने मरीजों के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा 2017 में शुरू की थी। केवल 9 साल में ही एम्बुलेंस सेवा की जो व्यवस्था है वो लचर नजर आती है। 108 एम्बुलेंस जितनी थी यहाँ हम लोग हैंडओवर दिए थे जिस कंपनी को, उस टाइम करीब 80-90% सब ठीक चल रहा था। धीरे धीरे कुछ एक्सीडेंट्स में, कुछ ब्रेकडाउन में घट गया है। अभी लगभग 4 के आसपास है उसके पास जो रनिंग कंडीशन में है। इसमें हम लोग आज ही हम बात किए हैं, जो इन लोगों का कंट्रोलर है, कि कुछ गाड़ी को जितना आउट ऑफ ऑर्डर है उसमें से 2-3 को तो कम से कम बना ले, नहीं तो स्थिति और बद से बदतर होगी। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी बहुत दूर से देखते हैं, ऐसे में मैं उन्हें दूरबीन भेज रहा हूं जिससे कि वो नजदीक से भी देख पाएंगे। दवाई खरीदते हैं हम लोग। अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। तो उस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवाई हम खरीदते हैं। मान लीजिए कि जो दवाई हम, आपको खांसी है, आपको मलेरिया है, आपको फलेरिया है, आपको तो पर्टिकुलर वो दवाई हम खरीदते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो हम उस दवाई को कहाँ, तो बांट देंगे, तो खिला दें क्या? तो वो दवाई होगा स्टॉक में, जो जरूरत पड़ेगी तो बांटेंगे। तो अब एक दवाई थोड़े खरीदते हैं, बल्क में दवाई आता है। 1-2 दवाई एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब क्या? विभाग पर आप उंगली उठा दीजिएगा क्या? इरफान अंसारी पे उंगली उठा देते हैं आप लोग क्या?
आपको सबूत देना होगा। मैं बाबूलाल जी को बढ़ते हैं। एसआईआर पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने एसआईआर को निर्वाचन आयोग का अधिकार बताते हुए प्रक्रिया को सही ठहराया। अब ऐसे में कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दल अपनी अपनी राय खुल करके रख रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए ट्रिब्यूनल प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने यह कहा कि एसआईआर भारत के वैध नागरिकों को रखने और फर्जी नागरिकों को निकालने का प्रावधान है। आप देखेंगे जो जिसको ग्रीवांस है, जिनको शिकायत होती है, जिनका नाम काट दिया गया, उन्हें ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार है, लेकिन ट्रिब्यूनल की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और बंगाल में जो कुछ हुआ, 32 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल में आवेदन दिया ग्रीवांस सेल में, परंतु उसका निराकरण नहीं किया गया। कोई पहली बार एसआईआर कर रहा है ऐसी बात तो नहीं है। इसके पहले 8-10 बार एसआईआर हो चुका है, कांग्रेस राज में हो चुका है। लोकतंत्र के अंदर वैसे व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है जो भारत का मतदाता है, तो किसी का नाम कटना नहीं चाहिए, किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए और गलत आदमी का नाम जोड़ना नहीं चाहिए। नक्सलवाद का गढ़ चाईबासा के सारंडा और कोल्हान इलाके से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां सीपीआई माओवादियों के आखिरी गढ़ में अब नक्सलवाद अपने खात्मे की ओर है। हाल ही में 25 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद इस सुदूर क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। कल तक जो रास्ते बारूदी सुरंगों और आईईडी बम से दहले रहते थे, आज वहां विकास की रफ्तार तेज हो चुकी है। ग्रामीण अब बेखौफ होकर के पक्की सड़कों पर सफर कर रहे हैं। काफी बदलाव हुआ है और गांव तक जाने में सुगमता हुई है। हम लोग भी पहले जाने में काफी दिक्कत होती थी, अब बहुत रास्ता आसान हुआ है। हम लोग का ये नाला में पहले पुलिया नहीं था, हम लोग को बहुत परेशानी होता था। जैसे बरसात का सीजन में पार होने के लिए टप्पू जैसे हम लोग का गाँव हो जाता था, जैसे और कोई जैसे पेशेंट सबको लेने के लिए हॉस्पिटल लेने के लिए भी बहुत दिक्कत होता था। अभी पुलिया बन जाने से हम लोग को बहुत सुविधा हो। तो अब सारंडा क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों में भी विकास की किरणें पहुंच रही हैं। सड़क और पुल पुलियों के माध्यम से विकास के रास्ते खुल रहे हैं, जिससे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसे पूरा किया जा सके। अब देखना है कि सरकार द्वारा आगे सारंडा के जो इलाके अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें कितने जल्द दूर किया जाता है, जिससे कि लोग इस क्षेत्र में बदलाव महसूस कर सकें। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। जमशेदपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो गांवों की बदहाल हकीकत भी दिखा रही है और सियासी संदेश भी दे रही है। देखिए, पोटका विधायक संजीव सरदार ट्रैक्टर पर सवार होकर के 14 किलोमीटर के दुर्गम सफर पर निकले ताकि गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन सके। कच्ची सड़कें, कीचड़ और मुश्किल रास्तों के बीच विधायक का ये दौरा अब चर्चा में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिन गांवों तक पहुंचने के लिए जनप्रतिनिधि को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा, वहां विकास के दावे कितने मजबूत हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पोटका में विकास पर बड़ा सवाल। ट्रैक्टर पर विधायक 14 किलोमीटर का सफर। जब दुर्गम रास्तों पर निकले विधायक जी, सड़क नहीं ट्रैक्टर बना सहारा। सफर में दिखी गांवों की बदहाली। जब अमूमन लग्जरी गाड़ियों के काफिले में घूमने वाले विधायक को अचानक गांव के लोगों ने ट्रैक्टर की सवारी करते देखा तो कुछ पल के लिए तो लोग चौंक गए। तपती धूप और कड़ाके की गर्मी के बीच जब कोई चुनाव भी ना हो, तब एक विधायक का एसी गाड़ियों को छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार होना वाकई हैरान करने वाला था। ये तस्वीरें जमशेदपुर के पोटका इलाके की है, जहां सड़कें इतनी खराब हैं कि आम गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पोटका विधायक संजीव सरदार ट्रैक्टर पर सवार होकर गांवों की ओर निकल पड़े। करीब 14 किलोमीटर का दुर्गम सफर तय करते हुए विधायक ने कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। लोगों का यहाँ कोई विधायक भी नहीं आया था और विधायक जी ने यहाँ सब विभाग को लेकर आया हुआ है
ताकि विधायक के जरिए बिजली भी पहुंच जाएगा। और यहाँ का पानी की पीने के लिए बहुत समस्या है, लेकिन कुआं भी व्यवस्था हो जा रहा है। कहीं सड़क की समस्या, कहीं पेयजल संकट, तो कहीं स्वास्थ्य और बिजली की दिक्कत। ग्रामीणों ने विधायक के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी। वे विधायक ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान का निर्देश भी दिया। दरअसल मिठाई झरना और उसके आसपास के गांवों तक पहुंचने के लिए आज भी कोई पक्की या सुगम सड़क नहीं है। पथरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के कारण यहाँ साधारण या लग्जरी गाड़ियों से पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। इन रास्तों पर केवल ट्रैक्टर ही एकमात्र वैकल्पिक और मजबूत साधन था। ये तस्वीर जहां एक तरफ विधायक की विकासशील सोच और जमीनी जुड़ाव को दर्शाती है, वहीं आजादी के इस आधुनिक युग में सरकार के विकास के दावों की जमीनी हकीकत को भी बयां करती है। इससे पहले कोई प्रयास भी नहीं किया था। आज आजाद होने के बाद 76 साल होने 78 साल और झारखंड बनने के बाद 25 साल, कोई प्रयास भी नहीं किया था कि कैसे लोगों को मुख्य धारा से मुख्य ये से हम लोग जोड़ने का काम करें। विधायक संजीव सरदार ने ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई और जमीन पर बैठ के उनकी बिजली, सड़क, पानी, आवास और पेंशन जैसी मूलभूत समस्याओं की जानकारी ली। विधायक के साथ कई विभागों के आला अधिकारी भी थे। विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे इन समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द से जल्द एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करें। इन गांवों में विकास की पहली किरण तब दिखी जब विधायक ने मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत चारों गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही इन गांवों में पहली बार नियमित बिजली पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। मीठा झरना बोलकर ये जो जगह है, ये पहाड़ के काफी ऊपर है और आने जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ पे अभी तक लाइन नहीं आ पाया है, तो माननीय विधायक संजीव सरदार जी के प्रयास से और हम लोग बिजली विभाग के प्रयास से सभी लोग मिलकर यहाँ पर लाइन लाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक का ट्रैक्टर पर सफर अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थक इसे जन सरोकार से जुड़ा कदम बता रहे हैं। फिलहाल पोटका से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक दौरे की कहानी नहीं, बल्कि उन गांवों की हकीकत बयां कर रही है जहां आज भी सड़क, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर। धनबाद से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां वर्चस्व को लेकर के फिर गोली चली है। 2 गुटों में कई राउंड गोली चली। घटना में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस और एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि कतरास थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। धनबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। वर्चस्व को लेकर के फिर गोली चलाई गई। 2 गुटों में कई राउंड गोली चली है। घटना में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस और सीडीपीओ भी मौके पर पहुंचे। कतरास थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। तो धनबाद से आपको ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। वर्चस्व को लेकर के फिर से गोली चली है। 2 गुटों में कई राउंड गोली चली। घटना में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। पुलिस और सीडीपीओ भी मौके पर पहुंचे हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी, क्यों गोलियां चलाई गई। कतरास थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्यों गोली चली है? 2 गुटों के बीच क्या वजह थी, क्या वजह बताई जा रही है? फिलहाल तो जो गोली चलने की बात कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि अवैध कोयले के वर्चस्व को लेकर गोली चली है, लेकिन इस मामले में एक युवक जो घायल हुआ है वह निश्चितपुर के अस्पताल में है। उससे जब हमने बात की तो उसका कहना था कि वो दुधाली पशु रखते हैं और वो रात को जो है सो अपने गाय को चोरी करके ले जा रहे थे और इसी दौरान में गोली को चला दी। फिलहाल अभी पुलिस के इस मामले में जांच प्रक्रिया चल रही है कि आखिर ये गोलीबारी के पीछे कौन से लोग हैं और क्या इसके पीछे वाकई में क्या अवैध कोयला खनन है या फिर कोई आपसी रंजिश है, क्योंकि लगातार धनबाद में इन दिनों जो है सो गोलीबारी की घटनाएं हो रही है और उसमें कहीं न कहीं छन कर अवैध कोयला आती है और इसे लेकर पुलिस जो है तो लगातार जो इनकार कर रही है कि कहीं भी कोई अवैध कोयला नहीं चल रहा है। लेकिन कल की जो घटना है इसमें 3 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से एक व्यक्ति एक युवक जो है वह निश्चितपुर अस्पताल में है, वह पूरी तरीके से ठीक है संजय, बात को इनकार बिल्कुल, और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक गिरफ्तारी की जाती है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।